ये बात करीब 8 महीने पहले की है। मैं और मेरे दोस्तों ने कोंकण के इलाके में घूमने जाने का प्लान बनाया। पुणे से करीब 150 किलोमीटर दूर पे एक जगह है काशिद। वहाँ समुंदर है और अक्सर लोग वहाँ घूमने जाते हैं। हमने भी यही प्लान बनाया। दिन में समुंदर में मस्ती करेंगे और रात को बोनफायर और ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़। समुंदर के अलावा वहाँ के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। रास्ता ज़्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में रास्ता ख़राब होने की वजह से करीब 5-6 घंटे लग जाते हैं। हमने सारा प्लान बनाया और जाने से पहले ही रिसॉर्ट को ऑनलाइन बुक कर लिया। ऐप के मुताबिक वो रिसॉर्ट बीच से 800 मीटर की दूरी पे था। हम 4 दोस्त थे, मैं, राजेश, शिल्पी और श्वेता। हमने प्लान बनाया कि सुबह सुबह करीब 5-6 बजे ही निकल जाएंगे ताकि 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन सबको इकट्ठा करते करते करीब 7 बज गए और हम तभी निकल पाए। रास्ता शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा था, हाईवे अच्छा था और बीच में जगह जगह पे हम लोग चाय पीने के लिए भी रुक रहे थे। गाड़ी में हंसी मजाक चल रहा था और ऐसे ही करीब 4 घंटे निकल गए। अब कोंकण का इलाका चालू हो गया था। सड़क दूर दूर तक खाली दिख रही थी। रास्ते में बड़ी देर के बाद कोई छोटी झोपड़ी या ऐसा कुछ दिख रहा था। रास्ते के दोनों ओर जंगल था, ना जाने कितने नारियल और सुपारी के पेड़। यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। धूप नहीं थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। रास्ता हालांकि अब खराब हो गया था और रास्ते में कई मोड़ थे। अब गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही थी। खैर, धीरे धीरे ही हम काशिद पहुंच गए, पर अभी भी हमें हमारा रिसॉर्ट नहीं मिला था। राजेश ने फ़ोन पे रिसॉर्ट के मैनेजर से बात की और उसने लोकेशन फ़ोन पे भेज दिया। लोकेशन फॉलो करते करते हम लोग बीच से थोड़ा पीछे की ओर आ गए। वहाँ मेन रोड से एक पतला सा रास्ता अंदर की ओर जा रहा था। वहीं पे एक बोर्ड लगा था, फार्मलैंड रिसॉर्ट। ये हमारे ही रिसॉर्ट का नाम था। जब हम लोग उस रास्ते पे मुड़े तो ये एहसास हुआ कि वहाँ सच में कुछ भी नहीं था, ना कोई घर, ना कोई दुकान। करीब 1 किलोमीटर अंदर तक हम लोग चलते चले गए। उस रास्ते पे बस जंगल थे और खेत थे। मैंने रोड के किनारे देखा तो वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ से तो रात को बीच पे जाना, और वो भी पैदल, मुमकिन नहीं था। आखिर हम रिसॉर्ट के गेट के अंदर चले गए। फार्मलैंड रिसॉर्ट। जैसा नाम था, ये रिसॉर्ट वैसा ही था, एकदम खाली सा। रिसॉर्ट के गेट से कंपाउंड की दीवार शुरू होती थी और एक लंबा सा रास्ता करीब 800 मीटर लंबा रिसॉर्ट से बिल्डिंग की ओर जा रहा था। गेट पे एक छोटा सा केबिन था जहाँ एक गार्ड भी था। उसकी उम्र करीब 50-55 साल रही होगी और ऐसा लग रहा था जैसे बस वो नाम के लिए ही वहाँ बैठा हुआ हो। गार्ड ने हमसे नाम पूछा और फिर एक रजिस्टर में कुछ देखने लगा। फिर उसने हमें अंदर जाने को कहा और हम लोग अंदर आ गए। वहाँ आके हमने अपने अपने कमरों की चाबी ली और अंदर चले गए। मैं और राजेश एक कमरे में थे और श्वेता और शिल्पी दूसरे कमरे में। थोड़ी देर के बाद हम लोग फ्रेश हो गए और बीच की ओर निकल गए। रिसॉर्ट से बीच जाते वक्त भी ना जाने क्यों उस रास्ते को देख के मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, पर मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। करीब 2 बजे हम बीच पे पहुंच गए और 2 से लेकर 5:30 तक हमने बहुत मस्ती की वहाँ पे। समुद्र की लहरों का मजा ही अलग है। पर अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी, सो वापस हम लोग रिसॉर्ट की ओर निकल आए। वहाँ आके हमने शावर लिया और थोड़ा आराम किया। अब अंधेरा हो चुका था। रात के करीब 10 बजे हमने उसी रिसॉर्ट में डिनर किया और फिर बोनफायर के पास आके बैठ गए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद राजेश ने अचानक से एक टॉपिक निकाला। पता है, मैंने सुना है कि कोंकण में पानी का एक शैतान रहता है और ये इलाका इतना सुनसान है। तुम दोनों जरा संभल के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कल हम लोग 2 ही वापस जाएं। राजेश ने हंसते हुए कहा, हाँ, और उन दोनों में तुम नहीं होगे। शैतान कुछ करे ना करे, मैं जरूर तुम्हारा गला दबा दूंगी। शिल्पी ने गुस्से में कहा, अरे नहीं, ये बात सच है। मैंने कुछ किस्से सुने हैं जिसमें लोग यहाँ से, इस इलाके से गायब हो गए हैं। राजेश ने कहा, यार देखो, तुम लोग प्लीज़ ये बातें मत करो, मुझे डर लगता है। मुझे ये सब बातें एकदम पसंद नहीं है। वैसे भी एकदम वीराना है ये। हम चारों के अलावा इस रिसॉर्ट में मुश्किल से 2-3 फैमिलीज ही हैं और इतना बड़ा एरिया। श्वेता ने डरते डरते कहा। मैंने भी राजेश को ये सब बातें करने से मना कर दिया। फिर हम लोग कुछ और बातें करने लगे। यार यहाँ का मौसम कितना अच्छा है और यहाँ कितने सारे तारे दिख रहे हैं। चलना वॉक पे चलते हैं, शिल्पी ने हम सब की ओर देखते हुए कहा। पर श्वेता बहुत थक गई थी तो उसने बोला कि वो वहीं कुछ देर बैठेगी। यार मैं भी बहुत थक गया हूँ,
तुम दोनों चले जाओ ना, घूम के आओ, राजेश ने कहा। शिल्पी ने मेरी ओर देखा और फिर मैंने भी हाँ कर दी। हम लोग उस रिसॉर्ट में टहलने निकल गए। धीरे धीरे हम बड़े रास्ते पे आ गए थे, जहाँ से रिसॉर्ट का गेट हमें साफ साफ दिख रहा था, पर वही 600-800 मीटर दूर। हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे। आसमान तारों से जगमगा रहा था और रात घनी और एकदम काली थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और शिल्पी ने कोई गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया और हंसने लगी। मैं भी उसकी ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसी रास्ते पे हमें एक छोटा सा पुल मिला। उसके नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी। पुल ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं था, इसलिए उस नदी की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम लोग नदी की ओर देखते देखते आगे बढ़ रहे थे। नदी के किनारे से थोड़ी दूर पे एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ एक साइकिल रखी थी और झोपड़ी का दरवाज़ा बंद था। झोपड़ी के बाहर एक पीले रंग का बल्ब जल रहा था और उतनी दूर में रोशनी की बस वही एक किरण थी। मैंने झोपड़ी की ओर देखा और मुझे लगा कि शायद रिसोर्ट में ही किसी काम करने वाले मजदूर का घर होगा। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे एक परछाई झोपड़ी के पीछे से निकली और बहुत तेजी से नदी की ओर भाग गई। और अंधेरे में गायब हो गई। मैं थोड़ा सहम गया। शिल्पी, तूने कुछ देखा क्या? मैंने शिल्पी से पूछा। नहीं तो, क्यों, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, अरे ना, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैंने कहा। शिल्पी ने भी बात पे ध्यान नहीं दिया और मैंने भी इसे अपना वहम समझ के इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे हम लोग गेट पे पहुंच गए और सोचा बाहर टहल लेते हैं, पर गार्ड ने हमें रोक दिया। साहब, इतनी रात को बाहर जाना मना है। ये इलाका ठीक नहीं है। जंगल है चारों तरफ। जंगल का कोई भरोसा नहीं साहब, और आज अमावस्या भी है। आप वापस रूम में चले जाइए साहब। ज़्यादा देर तक बाहर रहना भी ठीक नहीं है। लगता है आज सारे डराने के मूड में ही है, ऐसा कह के शिल्पी हंसने लगी। मैं भी हंस पड़ा और फिर हम लोग वापस जाने लगे। इस मौसम में ना जाने क्यों वो वॉक बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, और हल्की स्ट्रीट लाइट्स में शिल्पी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। चलते चलते एक दो बार मेरा हाथ उसके हाथ से टकरा गया और उसने मुझे देख के बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मेरे मन में तो न जाने कितने सारी बातें चलने लगी और इसी तरह चलते चलते हम लोग फिर उसी पुल पे आ गए। थोड़ी देर यहीं रुकते हैं ना, उसने कहा। मैंने भी ठीक है कहा। हम दोनों उसी पुल की रेलिंग पे हाथ रख के खड़े हो गए और बस चुपचाप नदी की पानी की ओर देखने लगे। फिर वो हुआ जिसे सोच के मैं खुशी से मचल उठा। शिल्पी ने अपना हाथ मेरे हाथ पे रखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही हमें रिसोर्ट की तरफ से जोरदार आवाज़ सुनाई दी। हम तुरंत रिसोर्ट की ओर भाग के गए। वहाँ गए तो देखा कि भीड़ लगी हुई थी। जहाँ हमने बोनफायर किया था उससे करीब 200 मीटर की दूरी पे एक लाश पड़ी हुई थी। वो लाश बहुत ही खराब हालत में थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाश 2-3 दिनों से पानी में डूबी हुई हो। हाथ पैर एकदम सफ़ेद, आंखें खुली हुई और लाल। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस लाश को पलटने के बाद पता चला कि जैसे किसी ने उसके गर्दन में दांत गरा के उसका आधा गर्दन खा लिया हो। रिसोर्ट के सभी लोग वहीं आ गए। वो लाश रिसोर्ट में ही काम करने वाले एक मजदूर की थी। बाद में पता चला कि वो मजदूर उसी झोपड़ी में रहता था जो अभी अभी हमने देखी थी, और शाम तक वो वहीं था। फिर अचानक से ये सब कैसे हुआ, और लाश इतनी जल्दी इस हालत में कैसे? ये बात सोच के मेरे मन में डर बैठने लगा था। क्या मैंने उस झोपड़ी के पास जो देखा था, क्या वो मेरा वहम नहीं था? क्या वो सच में कोई प्रेत या शैतान था? क्या उसी ने इसकी हालत की थी? हम लोग ये सब सोच रहे थे कि अचानक से एक लड़की की चीखने की आवाज आई। सब उधर गए तो पता चला कि वहां भी एक और लाश मिली है। वो भी इसी हालत में थी। ये लाश रिजॉर्ट के माली की थी। जो 2-3 फैमिलीज आई थी वो सब बहुत डर गई थी, और कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत डर गए थे। वो तीनों फैमिलीज तुरंत वहाँ से निकलने का बोलने लगी और मैनेजर ने भी उनकी बात मान ली।
हालांकि उन्होंने पुलिस को कॉल किया, पर फिर भी उन्होंने फैमिलीज को निकलने की इजाज़त दे दी। देखते ही देखते सारा रिजॉर्ट खाली हो गया, एकदम सन्नाटा। अब बस हम लोग बच गए थे। फाइनली हमने भी वहाँ से निकलना ही ठीक समझा। हमने तुरंत सामान पैक किया और वहाँ से निकल पड़े। रास्ता एकदम सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा, बस गाड़ी की हेडलाइट ही बस थोड़ी सी रोशनी दे रही थी। जैसे ही हम गेट से बाहर निकले, एक बेहद खतरनाक सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुन के सब बहुत डर गए, पर हम लोग गाड़ी चलाते रहे। गाड़ी मैं चला रहा था। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद राइट साइड के मिरर में पीछे की ओर से एक परछाई तेजी से आती हुई दिखाई दी मुझे। कुछ पता नहीं चल रहा था, और उसकी आंखें गाड़ी के पीछे की लाल लाइट में चमक रही थी। ये देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे चेहरे का सारा रंग उड़ गया। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? राजेश ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने धीरे से कहा। मैं उनको वो बता के डराना नहीं चाहता था जो मैंने अभी भी देखा था, पर मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अचानक थोड़ी देर के बाद एक बड़ा सा गड्ढा आया और गाड़ी झटके से वहीं बंद हो गई। पर यह कैसे हो सकता था? गाड़ी एकदम नई सी थी, हाल में सर्विसिंग भी हुई थी, फिर ये बंद कैसे हो गई? कुछ देर कोशिश करने के बाद जब गाड़ी शुरू नहीं हुई तो राजेश ने उतर के चेक करने की बात कही, पर मैंने मना कर दिया। यार मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, वैसे भी आज का हादसा देख चुके हो, बेहतर है हम लोग गाड़ी में ही रहें, मैंने कहा। हाँ पर यहाँ गाड़ी में कब तक रहेंगे? यहाँ अकेले इतनी रात को रुकना भी तो ठीक नहीं है। एक काम कर, तू स्टीयरिंग पर रह, मैं जब बोलूँगा स्टार्ट करने का तो स्टार्ट करना, राजेश ने कहा। कहीं न कहीं मुझे भी उसकी ये बात सही लगी। अब शायद हम आगे आ गए थे तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राजेश गाड़ी से नीचे उतरा और उसी के साथ श्वेता भी नीचे उतर गई। मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पे ही था। राजेश गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो दोनों अंदर आने ही वाले थे कि तभी एक काला साया अचानक से आया और श्वेता को खींचते हुए दूर ले जाने लगा। गाड़ी की लाइट में वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। श्वेता चीखे जा रही थी, रोए जा रही थी, पर वो बहुत भयानक था। वो कोई आदमी या जानवर नहीं था। सर से पांव तक एकदम काला था, आंखें चमक रही थी, 2 हाथ जो कि पैरों तक लंबे थे, पतले से, ऐसा लग रहा था जैसे बस हड्डियां ही है। करीब 8-10 इंच लंबी उंगलियां, पैर थे, पर ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो हवा में ही तैर रहा हो। उसने एक बार पीछे की ओर देखा, उसके मुंह से खून टपक रहा था, उसका बड़ा सा जबड़ा जैसे नीचे तक लटक रहा था और दांत एकदम नुकीले और पीले। उसने एक बार जोर से गुर्राया और श्वेता को खींचते हुए जंगल की ओर लेके चला गया। हम सब देखते ही रह गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ, पर फिर सबको ये एहसास हुआ कि श्वेता की जान खतरे में है। हम सब ने फैसला किया कि एक साथ उसके पीछे जाएंगे। हम श्वेता को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे। हम सब अपने अपने फ़ोन का टॉर्च जला के तुरंत उसकी ओर दौड़े। अंधेरे में ज़्यादा कुछ देखना मुश्किल हो रहा था, और फ़ोन की रोशनी के सहारे हम दौड़ रहे थे। अंदर से श्वेता की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, और एक जोरदार आवाज़ के बाद वो शांत हो गई। उसके बाद एक गुर्राहट भरी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद सरकने की आवाज थोड़ी और अंदर से आ रही थी। हम उधर ही बढ़ रहे थे। हम सभी बहुत डरे हुए थे और सब साथ साथ चल रहे थे। थोड़ी दूर बढ़ने पे एक छोटी सी नदी दिखी। नदी क्या थी, नाले जैसी ही छोटी सी थी, बहुत कम पानी। शायद यही नदी रिजॉर्ट तक भी जा रही थी। वहां आके हम रुक गए।
सारा जंगल खामोश था, एक अलग ही किस्म की खामोशी। ना तो कोई जानवर था, ना ही किसी कीड़े की आवाज, एकदम शांत। तभी हमें श्वेता की चीखने की आवाज सुनाई थी। राजेश, राजेश मुझे बचा लो, राजेश हेल्प मी, मुझे बचा लो राजेश, ये मुझे मार देगा। इतना कह के वो शांत हो गई। हमने देखा कि नदी के दूसरे किनारे पे श्वेता खड़ी है। राजेश ये देख के बहुत खुश हुआ और तुरंत वो उसकी ओर भागने लगा, पर मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने उसे आवाज दी, राजेश, राजेश, राजेश रुक जा, राजेश मेरी बात सुन, रुक जा, उधर मत जा। राजेश कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, वो उधर ही भागते रहा। वहां से श्वेता उसे बुला रही थी। राजेश, राजेश मैं यहां हूं, मुझे बचा लो राजेश, राजेश मुझे बचा लो। हम दोनों भी ये देख के उसी ओर बढ़ने लगे, पर मुझे ये सब बहुत गलत लग रहा था। राजेश तुरंत नदी में कूद पड़ा। नदी में पानी बहुत कम था। वो किसी तरह से नदी के पार चला गया और वहां किनारे पे पहुंचने ही वाला था, पर वहां खड़ी श्वेता धीरे धीरे पीछे हटने लगी। जैसे ही राजेश ने नदी पार की, श्वेता की आवाज बदल गई। राजेश मुझे बचा लो, मुझे बचा लो राजेश, राजेश प्लीज, राजेश। वो श्वेता नहीं थी। जैसे ही राजेश ने वो नदी पार की, वो शैतान अपने असली रूप में आ गया। इससे पहले कि राजेश कुछ समझ पाता, उस शैतान ने राजेश के गले को अपने जबड़े में दबा लिया। पलक झपकते ही राजेश नीचे गिर पड़ा। राजेश फड़फड़ाने लगा, पर कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैं समझ गया था कि अब उसे बचाने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने शिल्पी की ओर देखा और मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों गाड़ी की ओर भागने लगे। शायद वो शैतान राजेश का खून पीने में लगा था। हमें थोड़ा वक्त मिल गया। हम दौड़ के गाड़ी में बैठ गए। मैंने भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं गाड़ी भगाने लगा जितनी तेज हो सकता था। मैंने रियर व्यू मिरर की ओर देखा, पर वहां पीछे कुछ नहीं था। मैंने चैन की सांस ली और गाड़ी चलाने लगा, पर तभी ऐसा लगा कि गाड़ी के साइड पे किसी ने जोरदार पंजा मारा हो। मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि पीछे वही शैतान हवा में उड़ते हुए आ रहा था। ये देख के तो जैसे मेरी आधी जान वही निकल गई, पर मैंने भगवान का नाम लिया और गाड़ी बढ़ाने लगा और ऐसे ही आगे चलने लगा। हमारी किस्मत अच्छी थी। थोड़ी ही दूर पे 2-3 ट्रक और एक पुलिस की गाड़ी उल्टे साइड से आ रही थी और हम उन्हें पार कर गए। उसके बाद शायद उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। मैंने उसके बाद गाड़ी 4 घंटे के बाद पुणे आके ही एक पुलिस स्टेशन के पास आके रोकी। हमने सब कुछ बता दिया पुलिस को। पहले उन्होंने हमारी बात पे भरोसा नहीं किया। उन्होंने हमें हॉस्पिटल भेज दिया और ये बोला कि शायद हमें बहुत बड़ा सदमा या ट्रॉमा लगा है किसी बात का, पर हमें पता था कि क्या हुआ था। अगले दिन फिर से पुलिस ने बयान लिया। काशिद पुलिस की मदद से अगले दिन श्वेता और राजेश की लाश भी बरामद हुई, उसी हालत में जैसे बाकी की दोनों लाशें मिली थी, पर पुलिस ने इसे किसी जंगली जानवर का काम बता के केस बंद कर दिया। पर हमें पता था कि सच्चाई क्या थी। उसके बाद हम कभी काशिद नहीं गए या उसके आसपास भी नहीं। आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मैंने उस दिन मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्तों को खो दिया। मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। मैं मिलता हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।